नागपुर विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस फैसले को कब से अमल में लाया जाएगा, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होंगे और क्या छात्रों को नई दिशा शिक्षा नीति का फ़ायदा मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यूसीएन न्यूज़ संवाददाता ने नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी से खास बातचीत की। हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी मौजूद है। सर, कल ही आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई है एकेडमिक काउंसिल की, क्या चर्चा हुई है, क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं? बड़े निर्णय कहने के बजाय अपन ये कहेंगे कि महाराष्ट्र शासन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका इम्प्लीमेंटेशन ये 2023-24 के सत्र से चालू करने का एक जीआर निकाला था और उसके हिसाब से नागपुर विद्यापीठ ने बहुत पहले से पिछले साल से इसकी तैयारी चालू रखी थी और उस हिसाब से जो रचना करना था वो रेडी था। हमारे पिछले 2-3 महीने से जो सारे बोर्ड ऑफ डीन्स है, बोर्ड ऑफ स्टडी के चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर है, इन सभी ने काफ़ी मेहनत करके ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया है और ये स्ट्रक्चर अभी कल एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में उसको फाइनल मान्यता मिली है। जबकि जब ये स्ट्रक्चर बनता है पहले बोर्ड ऑफ स्टडी में जाता है, बोर्ड ऑफ स्टडी से फिर फैकल्टी में उसको अप्रूवल मिलता है और फैकल्टी में अप्रूवल होने के बाद फिर एकेडमिक काउंसिल ये फाइनल वहाँ मान्यता मिलती है और वो ये पूरी प्रोसेस कल पूरी हो चुकी। आने वाले 2-3 दिन में हम ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस है, करिकुलम है, वो हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। कुछ बदलाव वगैरह भी होंगे सर कोर्सेस में? इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत ऐसे नया होने के कारण लोगों में भ्रम हो सकता है, मालूम नहीं है, इसलिए शायद लोग बड़े चिंता में होंगे कि क्या नया है। नया बहुत कुछ है लेकिन बहुत आसान है, इसमें किसी को डरने की कोई बात नहीं है। और जब स्टूडेंट जब देखेंगे, आने वाले स्टूडेंट, तो उनको ये पता चलेगा कि ये पहले के करिकुलम से बहुत आसान, बहुत फ्लेक्सिबल और उनके काम के उनका इंटरेस्ट डेवलप हो ऐसा ही करिकुलम है। इसमें अभी जो ये एनईपी है, ये जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं उनके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन जो अभी एडमिशन लेने वाले फर्स्ट ईयर में वहाँ से वो लागू होगा। इसलिए पुराने स्टूडेंट्स ने डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आने वाले जो स्टूडेंट है आफ्टर 12th उनके लिए ये लागू होगा। तो उसके लिए माहिती ऐसी है कि मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूँ आर्ट स्ट्रीम। पहले आर्ट में टोटल 2 कंपलसरी लैंग्वेज होती थी और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे और ये 5 विषय कंपलसरी थे और 5 विषय पे परीक्षा की यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम दे के पास होना ये कंपलसरी था। 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी पेपर होता था और 20 मार्क इंटरनल एग्ज़ाम होती थी। अभी ये जो NEP 20 में इससे बहुत आसान किया है। जैसा कि कहा मैंने, 2 लैंग्वेज के पेपर होते थे और 3 उनको सब्जेक्ट्स लेने पड़ते थे आर्ट के। वो 3 सब्जेक्ट मान लेते हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है। इन तीनों को सेम इम्पोर्टेंस रहता था और आखिरी तक इनको तीनों सब्जेक्ट्स पूरे 3 साल तक पढ़ने पड़ते थे। अभी वैसा नहीं है। अभी 3 में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उनको मुख्य सब्जेक्ट करके लेना है। उदाहरण के उसको पॉलिटिकल साइंस लेना है तो पॉलिटिकल साइंस उसका मेन सब्जेक्ट रहेगा जिसको वो मेजर कहेगा। और इधर 3 में से उसको 3 नहीं, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसको हम बोलेंगे कि कम इम्पोर्टेंस वाला, जिसके कम विषय रहेंगे, लेकिन वो एक विषय उसको लेना है एज अ माइनर करके। तो उसका मेन सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस। अगर वो दूसरा लेता है हिस्ट्री, वो माइनर करके वो माइनर कर रहेगा। और उसके बाद उसको एक तीसरा सब्जेक्ट है, वो है इलेक्टिव। इलेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। एक इलेक्टिव वो होता है जो मेजर यानी मुख्य जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होता है, हायर लेवल का। और दूसरा इलेक्टिव है जो जनरल इलेक्टिव या ओपन, जेनरिक इलेक्टिव नहीं लेकिन ओपन इलेक्टिव जिसको कहेंगे, जिसमें अगर आर्ट के स्टूडेंट को लगता है कि मैंने साइंस के विषय लेना चाहिए या कॉमर्स के विषय लेना चाहिए या IT या कंप्यूटर के विषय लेना चाहिए, तो वो ओपन इलेक्टिव में वो भी ले सकता है। तो ये उसका चॉइस है। इलेक्टिव ये किसी भी सेमिस्टर में एक ही बार रहेगा। ओपन इलेक्टिव जो रहते हैं वो पहले 2 साल रहेंगे और जो मेन इलेक्टिव है, जो मेजर विषय के विषय में लेना पड़ता है, वो सिर्फ फाइनल ईयर में रहेगा।
इसीलिए बच्चों के ऊपर जो परीक्षा का बोझ है वो कम किया गया है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है उसको भी कम किया गया है। यानी मोटे तौर पे अगर हम कहेंगे, अब तक के उसको 5 विषय बहुत सीरियसली देने पड़ते थे यूनिवर्सिटी के, अभी उसको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के सीरियसली देने पड़ेंगे और इलेक्टिव उसके चॉइस का है। इसके साथ साथ जो ऐड हुआ, ये कम करके ऐड जो हुआ है वो ये है कि वैल्यू एजुकेशन है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, वोकेशनल स्किल कोर्सेस है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस है, को करिकुलर कोर्सेस है और आपका इंटर्नशिप या ऑन जॉब ट्रेनिंग ऐसे कोर्सेस है। ये सब एक्टिविटी बेस या फील्ड बेस है। इसलिए जो क्लासरूम का जो 4 दीवारों में पढ़ने का सिस्टम वो कम हो गया और इसमें सारे इंटरनल मार्क्स ही ज़्यादा है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपना परफॉर्मेंस के थ्रू लर्निंग करना है, अपने आप को डेवलप करना है। तो बच्चों को इसमें डरने की कोई बात नहीं। पहले से जो वर्क लोड है, पढ़ाई का लोड है, वो बहुत कम किया गया है। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कई सारी की भ्रांतियाँ भी है, तो ये अवेयरनेस दूर करने के लिए सर क्या प्लानिंग है यूनिवर्सिटी की तरफ से? नहीं, भ्रांति या तो कन्फ्यूज़न नहीं है, मालूम नहीं है इसलिए वो प्रॉब्लम है। लेकिन मालूम इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले आपको 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट देने पड़ते थे, अभी आपके पास 2 ही सब्जेक्ट आए। तीसरा तो आपके चॉइस से आपको जो लेना वो ले सकते हो ओपन इलेक्टिव में। मैंने तो कहा है कि आर्ट का स्टूडेंट साइंस का विषय ले सकता है, कॉमर्स का विषय ले सकता है, लेकिन 2 विषय उसको लेना है, एक मेजर और एक माइनर थोड़े लेने पड़ते हैं और मेजर आखिरी के सेमिस्टर तक चलता है। तो ये सारी चीज़ों का वो खेल है। क्रेडिट सिस्टम है इसमें, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेजर में होता है, कम क्रेडिट माइनर में होगा और बाकी जो वर्टिकल्स है, वोकेशनल स्किल है, आपके स्किल एनहांसमेंट स्किल है, एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल है, जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है उसको एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल में डाला गया है, जो एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स ये इंटरनल के तौर पे एक्टिविटी के थ्रू लिया जाता है। इसलिए जो बर्डन है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का वो बच्चों का कम हुआ। अगर ये सब स्कीम देख लेंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे कि ये जो पढ़ाई का लोड है ये काफ़ी हद तक कम करके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, स्किल कोर्सेस के तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा और एक्सपोजर टू सोसाइटी और इंडस्ट्री ज़्यादा रहेगा इसमें। सर जब ये एजुकेशन लॉन्च हुई थी तब अनुसंधान और शोध पर काफ़ी लाभकारी बताया गया था। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ सर, ये मौजूदा जो नीति है किस तरह से फ़ायदेमंद है शोध और अनुसंधान किसमें? देखो कैसे है कि जो शिक्षा विद्यार्थी के स्वावलंबन की तरफ ले जाती है वो शिक्षा जो है वही सही एजुकेशन माना जाए। शोध ये अलग पार्ट है, लेकिन अगर मान लो उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए अगर वो खुद अगर सक्षम नहीं है तो ऐसी शिक्षा को बदलना होगा। इस हिसाब से ये नया एजुकेशन सिस्टम आया। इसके माध्यम से कम स्टूडेंट्स को अपना स्किल, अपनी आइडिया, अपना जो हुनर है उसका उपयोग करके वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा। उसका नेचुरल जो इनबिल्ट कैपेसिटी है उसको वो उपयोग कर सकता है और अपना खुद का एक सक्षम नागरिक करके वो देश में एक जिसको रिसोर्सफुल पर्सन फॉर द नेशन वो डेवलप होगा। महाविद्यालय की किस तरह से भूमिका रहेंगी, किस तरह से समन्वय उनके साथ बनाया जाएगा? टीचर्स को किसी तरह की ट्रेनिंग के भी कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशंस को कम किया है, ना एक्स्ट्रा टीचर लगने वाले हैं और ना ही एक्स्ट्रा बर्डन है। किस तरह की ट्रेनिंग सर टीचर्स को इस बारे में? क्या ट्रेनिंग? सिलेबस बदला नहीं है, विषय बदले नहीं है, वही है जो चलने वाले विषय। इतने ही है कि पहले 5 टीचर लिया जाते थे, अभी 2 ही टीचर आए गए, 3 टीचर आए गए। टीचर नहीं बदल रहे, उनको सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, विषय में कोई चेंजेस नहीं है, वो सारी चीज़ें वैसी है, सिर्फ लोड कम कर दिया है और इधर एक्टिविटी के लोड बढ़ा दिया। ये नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी हमारे साथ मौजूद है, जिनका साफ तौर पर यही कहना है जो नई शिक्षा नीति जो है विश्वविद्यालय में लागू की गई है, इसका छात्रों के लिए जो पढ़ाई और परीक्षा में काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमनी के साथ मैं फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।